So, in this chapter, we will discuss the practice involved in the growing of crops and take a look at the products we get from animals. ठीक है, तो इस चैप्टर में हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि जो है क्रॉप को ग्रो करने में क्या क्या प्रैक्टिसेस इन्वॉल्व होती हैं। इसके अलावा एनिमल से हमको क्या क्या प्रोडक्ट्स मिलते हैं, उन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। सो बेसिकली हमारा इंट्रोडक्शन जो है वो इंट्रोडक्शन में क्या बताना चाह रहा है, वो सबसे पहली चीज़ कि हमें फूड जो है या तो प्लांट से मिलेगा या फिर एनिमल से। एग्रीकल्चर एक लैटिन वर्ड है। एगर मीन्स क्या होता है, फील्ड, एंड कल्चर मीन्स होता है कल्टीवेशन। सो ओवरऑल इट इज, हाँ, इट इज अ फील्ड कल्टीवेशन, है ना। अगर इसको डिफाइन करने की कोशिश करें, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, प्रैक्टिस ऑफ कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स, है ना। अच्छा, कई बार इसमें क्या हो जाता है, एनिमल रियरिंग को इंक्लूड कर लिया जाता है, बट ये जो है लूज डेफिनेशन होती है। हम क्या करते हैं, एनिमल रियरिंग को अलग से जो है इंक्लूड करते हैं और उसको टर्म देते हैं लाइव स्टॉक और एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है, सो इस चैप्टर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं यही दो चीजें, कि पहला तो क्रॉप्स जो है किस तरह से या उनकी प्रैक्टिस जो है ग्रो करने की क्या क्या है, साथ ही साथ हमें जो है एनिमल से किस किस तरह के प्रोडक्ट्स मिलते हैं। सो सबसे पहले हम देखेंगे ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स। सभी क्लियर है? ओके, सो ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स, सो प्लांट्स ग्रोन ऑन ए लार्ज स्केल आर कॉल्ड क्रॉप्स। सबसे पहली डेफिनेशन आपकी क्या हो जाएगी, प्लांट्स ग्रोइंग ऑन ए लार्ज स्केल, ठीक है, उनको हम क्या बोलेंगे, क्रॉप्स। वैसे अगर हम कह सकते हैं कि जगह जगह पर आपको प्लांट्स ग्रो होते हुए दिखते हैं, बट उनको हम क्या नहीं कहते, क्रॉप्स नहीं कहते। बात समझ आ रही, मतलब सभी जगह पे आपको अलग अलग जगह पे प्लांट्स ग्रो होते हुए दिखेंगे, बट कभी भी उनको हम क्या नहीं कहते, क्रॉप नहीं कहते हैं, है ना। क्रॉप कब कहेंगे, जब बहुत सारे प्लांट्स को बड़े स्तर पर, बड़े लेवल पर, है ना, एक साथ ग्रो करेंगे, तब उसको हम क्या बोलेंगे, क्रॉप। ठीक है, उसके बाद दोज ग्रोन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फूड आर कॉल्ड फूड क्रॉप्स। ठीक है, अब जाहिर सी बात है कि जो फूड के लिए ग्रो किए जाएंगे जो प्लांट्स, ठीक है, उन क्रॉप्स को हम क्या बोलेंगे, फूड क्रॉप्स, है ना। और फूड क्रॉप्स क्या क्या होंगे, जैसे कि सीरियल्स हो गया, पल्सेज हो गए, ऑयल सीड्स, शुगर, शुगर क्रॉप्स एटसेट्रा। ठीक है, सो ये सारे क्या है आपके फूड क्रॉप्स। बात समझ आ रही है? अच्छा, सीरियल्स क्या होते हैं, कितने लोगों को पता है? हाउ मेनी ऑफ यू नो द सीरियल्स? सीरियल्स क्या होते हैं बेटा? एनीबडी? सीरियल्स मतलब एक तरह से जो व्हीट हो गया, जो राइस हो गए, मिलेट्स, ये सारे क्या हैं आपके, सीरियल्स हैं, है ना। अनाज जिसको बोलते हैं, अनाज, अनाज, है ना। तो व्हीट, राइस वगैरह ये एग्जाम्पल हैं आपके सीरियल्स के। पल्सेस तो आप सभी जानते हैं। ऑयल सीड्स किसको पता है, ऑयल सीड्स सभी को पता है या किसी को कंफ्यूजन है? हाँ, ऑयल सीड्स क्या होते हैं, ऑयल सीड्स मतलब वो सारे एक तरह के जो क्रॉप्स जिनसे हमको ऑयल मिलता है ना। जैसे कि आपका मस्टर्ड हो गया, ठीक है, मस्टर्ड हो गया, या फिर सोयाबीन हो गया, है ना। तो ये सारे क्या हैं, क्रॉप्स जिनसे हमें ऑयल मिलता है। तो ऑयल देने वाले जो एक तरह से जो सीड्स होते हैं या क्रॉप्स होते हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, ऑयल सीड्स। क्लियर है? ठीक है, तो अगर आपको, आपसे पूछा जाए कि फूड क्रॉप्स के एग्जांपल आप दें, तो आप दे सकते हैं कि सीरियल्स, पल्सेस, ऑयल सीड्स एंड शुगर क्रॉप्स, दीज आर फूड क्रॉप्स। होप एवरीवन इज क्लियर। Okay, so while those grown for commercial purposes, example jute, cotton and rubber are called cash crops, है ना। है ना, जो किस लिए किए जाते हैं, कमर्शियल पर्पज से, मतलब जो हम खाने के लिए कंज्यूम नहीं करते, सिर्फ किस लिए करते हैं, बेचने के लिए। मार्केट में बेच करके हम उनसे क्या एक तरह से गेन कर सकते हैं, कैश जो है उससे, हाँ, कैश मिल सकता है हमें जिससे, तो वो हो जाएंगी आपकी कैश क्रॉप्स। ठीक है, हाँ, जैसे कि जूट हो गया, जूट को हम खाते नहीं है, बल्कि क्या करते हैं, सिर्फ इसलिए उगाते हैं ताकि बेच सकें उसको। ठीक है, सिमिलरली कॉटन एंड रबर,
So these are the cash crops. Cash crops like rubber, coffee and spices are grown on a plantations, है ना। मतलब जो प्लांटेशंस होते हैं, जो बहुत बड़े बड़े, हम कह सकते हैं कि बगीचे टाइप के जो होते हैं, वहां पर हम क्या करते हैं, इनको उगाते हैं, है ना। जो आपके प्लांटेशंस होते हैं, उद्यान भी कभी कई बार उनको बोलते हैं, तो वहां पर इन सब चीजों को हम ग्रो करते हैं। ठीक है, सो दे आर ऑफन कॉल्ड द प्लांटेशन क्रॉप्स। ठीक है, मतलब क्योंकि हम जो है इनको प्लांटेशन, इनका प्लांटेशन करते हैं, इसलिए इसको प्लांटेशन क्रॉप भी कहते हैं। इनको कमर्शियल पर्पज से या कैश के लिए ग्रो करते हैं, इसलिए इसको कैश क्रॉप भी बोला जाता है। तो दो टाइप्स अभी तक हमने जो है देख लिए हैं, नंबर वन फूड क्रॉप एंड नंबर टू इज द कैश क्रॉप और द प्लांटेशन क्रॉप। गुड। ठीक है, ओके। अब आगे बढ़ते हैं। सो टी ऑन द अदर एंड इज ग्रोन इन द गार्डन्स। ठीक है, प्लांटेशंस और गार्डन में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। प्लांटेशंस में जो है कंपैरेटिवली बड़े प्लांट्स होते हैं, ठीक है। टी गार्डन्स वगैरह जो होते हैं छोटे होते हैं थोड़े से। सो टी ऑन द अदर एंड इज ग्रोन इन द टी गार्डन्स व्हाइल फ्रूट आर ग्रोन इन द ऑर्किड्स। ठीक है, टी गार्डन्स में टी ग्रो की जाती है, जबकि जो ऑर्किड्स होते हैं, ठीक है, वहां पर क्या होता है, फ्रूट्स ग्रो किए जाते हैं, है ना। किसी को कोई कंफ्यूजन? ऑर्किड्स बेटा एक तरह से आप ये समझिए कि देखो, वैसे तो फील्ड तो सभी के लिए सेम ही होती है, ठीक है। थोड़ा बहुत मतलब हम कह सकते हैं कि कुछ हिली होती है, कुछ प्लेन होती है। बट कई बार क्या होता है कि जिस टाइप के हम क्रॉप ग्रो कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग उसको अलग अलग नाम दे दिए जाते हैं, है ना। तो मतलब हम क्या करते हैं, फ्रूट जिस जगह पे उगा रहे होते हैं, है ना, जिस एरिया में, उसको हम क्या नाम दे देते हैं, ऑर्किड्स, है ना। जहाँ पर हम क्या कर रहे होते हैं, कैश क्रॉप्स ग्रो करवा रहे होते हैं, उनको प्लांटेशन एरियाज या प्लांटेशंस बोल देते हैं। और जहाँ पर की टी उगा रहे होते हैं, उसको बोलते हैं टी गार्डन्स, है ना। ओके, चलो आगे बढ़े। So next one is the science of cultivating fruit, vegetables, flowers and ornamental plant is called the horticulture. Very very important definition for all of you. ठीक है, मतलब वो वाला साइंस जिसके अंदर हम क्या करते हैं, कल्टीवेट करते हैं, किसको, फ्रूट को, वेजिटेबल्स को, फ्लावर्स को एंड ऑर्नामेंटल प्लांट्स। ठीक है, उन उस पूरी जो है साइंस को हम क्या बोलते हैं, हॉर्टिकल्चर। ठीक है, हाँ, या बागवानी भी इसको कई बार बोला जाता है, क्या बोलते हैं, बागवानी। ऑर्नामेंटल प्लांट्स बेटा वो होते हैं जो ऑर्नामेंट बनाने में काम आते हैं, जैसे गार्लैंड्स वगैरह हो गई, माला वगैरह जो बनाते हैं, या जो सजावट के लिए इस्तेमाल होते हैं जो फ्लावर्स, है ना, या प्लांट्स जो होते हैं, वो सब जो है ऑर्नामेंटल होते हैं। समझ में आ रही? ठीक है, सो मतलब हॉर्टिकल्चर की डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि ये वो साइंस है जिसके अंदर क्या किया जाता है, फ्रूट, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स और ऑर्नामेंटल प्लांट्स को ग्रो किया जाता है या कल्टीवेट किया जाता है ना। ओके, सो लेट्स बिगिन विथ नेक्स्ट पैरा। इन इंडिया क्रॉप्स आर आल्सो क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ सीजन ऑफ सोइंग, है ना। मतलब इंडिया के अंदर जो क्रॉप्स होती हैं, उनको हम जो है किस बेसिस पर भी क्लासिफाई कर सकते हैं कि वो किस सीजन में ग्रो की जा रही है। एक तो तरीका हमने देख लिया कि एक 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 तरह से फूड क्रॉप्स और कैश क्रॉप में हमने उसको क्लासिफाई कर दिया, है ना। और दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि वो किस सीजन में ग्रो कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हम उसको क्या कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो रबी सीजन में ग्रो कर रही हैं तो रबी क्रॉप्स, अगर खरीफ में ग्रो कर रही हैं तो खरीफ क्रॉप्स, है ना। हाँ, सो क्रॉप्स लाइक, आप देखेंगे क्रॉप्स लाइक राइस, जूट, मेज, कॉटन, है ना। सो जूट, राइस, मेज, कॉटन जो है विच आर सोन ड्यूरिंग द मॉनसून। मॉनसून जब आ रहा होता है, मतलब अभी वाला जो सीजन, अभी जो सीजन स्टार्ट हो गया है, वो कौन सा स्टार्ट हो गया है, खरीफ, खरीफ वाला। हाँ, ये मॉनसून में जब हम बो रहे होते हैं जो क्रॉप्स को, ठीक है, वो खरीफ क्रॉप होती है, या ये वाला जो सीजन स्टार्ट हो गया है वो खरीफ वाला सीजन स्टार्ट हुआ है ना। पानी गिरने वाला है या स्टार्ट ही हो गया है?
वहां गिर रहा है कि नहीं गिर रहा है? सुल्तानपुर में नहीं गिर रहा? अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल। तो हम कह सकते हैं कि हम किस सीजन में एंटर कर चुके हैं? खरीफ सीजन में, है ना? हाँ, तो खरीफ सीजन की क्रॉप्स आप याद रखेंगे, जूट, मेज, कॉटन, एटसेट्रा। ठीक है। एक हमारे यहाँ पे एक सबसे अच्छी जो सबसे ज्यादा पॉपुलर क्रॉप है जिसको बोलते हैं कॉर्न। कॉर्न, मक्का जो है सबसे ज्यादा बोई जाती है इस सीजन में। हाँ, तो ये भी मक्का भी एक तरह से क्या है, आपकी खरीफ क्रॉप है ना? ओके, सो नेक्स्ट, व्हाइल wheat, mustard, gram and so on sown in October are called rabi crops। अब जैसे क्या होगा कि ये बारिश खत्म हो जाएगी, बारिश खत्म हो जाएगी लगभग अक्टूबर नवंबर के आसपास, है ना? सो अक्टूबर अक्टूबर नवंबर के बाद अब क्या होगा फिर कि नया सीजन स्टार्ट हो जाएगा। मतलब बारिश खत्म हो गई, उसके बाद नया जो सीजन जो जिसमें बारिश नहीं होगी वो क्या होगा? रबी सीजन, है ना? और उसकी जो क्रॉप्स होती हैं वो क्या होती हैं? वीट हो गया। हाँ, तो वीट हो गया, मस्टर्ड, ग्राम, ये सब क्या है? रबी क्रॉप्स। ठीक है। सो खरीफ क्रॉप्स, लेट मी शो यू। खरीफ क्रॉप्स आर जनरली हार्वेस्टेड अराउंड द अक्टूबर, है ना? खरीफ क्रॉप्स जो है जनरली कब कट जाती है? जब सीजन खत्म हो रहा होता है ना? सीजन कब खत्म होगा? ये खरीफ वाला अक्टूबर में। ठीक है। सो ये जो है हार्वेस्ट कब हो जाएंगी? अक्टूबर में। वाइल रबी क्रॉप्स आर हार्वेस्टेड इन मार्च। ठीक है, रबी क्रॉप्स जो होंगी वो कब हार्वेस्ट होंगी? मार्च के अंदर। ठीक, क्लियर है? अभी तक हम क्या क्या चीजें डिस्कस कर चुके हैं कि सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन देखा। इंट्रोडक्शन में हमने देख लिया है कि फूड हमें कैसे मिलता है, एग्रीकल्चर की क्या डेफिनेशन होती है ना? एनिमल रियरिंग या एनिमल हस्बेंड्री क्या होती है, क्रॉप्स के क्या क्या टाइप्स होते हैं, फूड क्रॉप्स और कैश क्रॉप्स, है ना? और उसके अलावा हमने ये भी देख लिया कि किस तरह से सीजन के बेसिस पर हम क्रॉप्स को क्लासिफाई कर सकते हैं, खरीफ क्रॉप्स एंड रबी क्रॉप्स। राइट? ठीक है। यहाँ तक आई होप सभी को जो है क्लियर है, किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब आगे देखें, क्रॉप नीड्स सफिशिएंट एयर, वाटर, सनलाइट एंड न्यूट्रिएंट्स टू ग्रो वेल। अगर क्रॉप्स को बहुत अच्छी तरह से ग्रो करना है तो उनको क्या चाहिए होगा? सफिशिएंट एयर, वाटर, सनलाइट एंड बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स। ठीक है। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? व्हाट आर न्यूट्रिएंट्स? न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? दीज आर नॉट न्यूट्रिएंट्स। नो 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 नो, दे आर नॉट न्यूट्रिएंट्स। कौन बताएगा? डॉली। वेयर आर अदर? अच्छा, वो एक क्या नाम है उसका, वो नहीं आई अभी तक, उसको बताया नहीं था क्या? क्या नाम है उसका? ऋषिका। हाँ, ऋषिका और एक और जो हमारी क्लास की बढ़िया। हाँ हाँ हाँ, ऋषिका है। आवाज नहीं आ रही है उसकी। अच्छा अच्छा, आवाज नहीं आ रही है इसकी। ऋषिका। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। सो न्यूट्रिएंट्स बेसिकली क्या होते हैं, जैसे कि अ, आपने देखा होगा कि सुना होगा विटामिन्स जो होते हैं या जो फैट होता है या प्रोटीन्स होते हैं या कार्बोहाइड्रेट होते हैं, है ना? मिनरल्स होते हैं, ये सारे जो होते हैं जो हमें न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, जो फूड से हमें मिलते हैं, है ना? तो उनको क्या बोलते हैं हम? न्यूट्रिएंट्स। समझ आ रही बात? है ना? तो मतलब अगर क्रॉप को अच्छे तरह से ग्रो करना है तो उनको भी क्या चाहिए होगा? सफिशिएंट एयर चाहिए होगी, सफिशिएंट वाटर चाहिए होगा, अच्छी सनलाइट चाहिए होगी और अच्छे न्यूट्रिएंट्स भी चाहिए होंगे, तभी वो जो है अच्छे से
ग्रो कर पाएंगी, है ना। ओके, सो दे ऑल्सो नीड टू बी, दे ऑल्सो नीड टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम डिजीज, उनको भी क्या चाहिए, डिजीज से प्रोटेक्शन चाहिए, इजंट इट। अगर मान लो पेस्ट का अटैक हो जाए, कीड़े लग जाए उनके अंदर, है ना, तो उससे भी क्या हो सकता, डिजीज होते हैं ना, जैसे कि कई बार कीड़े लग जाते हैं, है ना, बहुत सारे पेस्ट का अटैक हो जाता है। अभी आपने देखा होगा कि जो लोकस्ट का अटैक चल रहा है, लोकस्ट के बारे में पढ़ा है कि नहीं, जीके वगैरह पढ़ रहे हो, करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो। हाँ, लोकस्ट, वो कीड़े जो उड़ करके आ रहे हैं जगह जगह से, कहाँ कहाँ से, वो फसलों को नुकसान पहुंचाएंगे, है ना। तो ये डिजीज इनसे हो जाती है कई, या आपने डिजीज में कई बार ये देखा होगा कि आपके गेहूं में क्या हो जाता है, घुन लग जाता है ना, या जो चना होता है उसमें छोटे छोटे छेद हो जाते हैं, होते कि नहीं। तो ये सब क्या है, एक तरह की उनकी डिजीज है ये, है ना, जो पेस्ट की वजह से, पेस्ट के अटैक से हो जाती हैं कई बार। कई बार आपने देखा होगा कि क्रॉप्स जो होती हैं वो पेल हो जाती है, येलो हो जाती है पूरी, मतलब पीली पड़ जाती हैं, है ना। तो मतलब क्रॉप को अच्छे से ग्रो करने के लिए क्या चाहिए, अच्छी एयर, वाटर, सनलाइट, न्यूट्रिएंट्स, और साथ ही साथ जो है डिजीज से जो है प्रोटेक्शन, ठीक है। ओके, सो लेट अस सी व्हाट फार्मर्स डू टू इंश्योर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ क्रॉप प्लांट्स, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो फार्मर्स होते हैं, वो फार्मर्स बेसिकली अपनी प्लांट्स को अ, अच्छी या हेल्दी ग्रो करने के लिए क्या क्या प्रैक्टिस या क्या क्या जो है टेक्निक्स जो है वो अडॉप्ट करते हैं, इसको हम देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सो सबसे पहला जो काम करते हैं फार्मर्स, वो क्या करते हैं, सॉइल को प्रिपेयर करते हैं, क्या करते हैं, प्रिपेयरिंग द सॉइल, है ना। सो द फर्स्ट स्टेप इन कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स इज द प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल, है ना। दिस इन्वॉल्व्स प्लाउइंग, लेवलिंग एंड मैन्योरिंग। तो मतलब इसमें क्या होता है, सबसे पहले वो क्या करता है, प्लाउ करता है, मतलब जमीन को पलटता है ना, हल की मदद से। जो आपके हम कह सकते हैं कि प्लाउ वगैरह होते हैं, कुछ तो प्लाउ क्या होते हैं, वुडन प्लाउ होते हैं, कुछ जो है आयरन प्लाउ होते हैं, है ना। मतलब कई बार ट्रैक्टर की हेल्प से करता है, कई बार खुद जो है, जो एक तरह से बुल्स होते हैं, उनकी हेल्प से भी जो है वो क्या करता है, प्लाऊ करता है ना, मतलब जमीन को क्या करता है, पलटता है ना, नीचे वाली जमीन को ऊपर लेकर के आता है, ठीक है। दूसरा वो काम क्या करता है, लेवलिंग करता है, फिर जो जमीन ऊपर आ जाती है उसको क्या करता है, सभी को बराबर करता है, ठीक है। और फिर उसमें क्या करता है, मैन्योरिंग करता है, मतलब कुछ खाद बीज वगैरह, खाद वगैरह वो जो है डालता है उसके अंदर, ठीक है, फर्टिलाइजर्स वगैरह, मैन्योर्स। तो मतलब प्रिपेयरिंग ऑफ सॉइल जो है उसके 3 स्टेप हो जाएंगे। सबसे पहले वो क्या करेगा, प्लाऊ, फिर उसको लेवल करेगा, और उसके बाद फिर उसमें क्या करेगा, मैन्योरिंग करेगा, है ना। तो ये 3 स्टेप्स होती है आपकी किसके अंदर, सॉइल के प्रेपरेशन में, ठीक है। अब हम देखते हैं कि प्लाउइंग किस तरह से करता है वो। सो प्लाउइंग, ए प्लाउ इज ए फार्म इक्विपमेंट। प्लाउ क्या होता है, एक फार्म इक्विपमेंट होता है, ऐसा इक्विपमेंट जो फार्मिंग में यूज होता है ना। उसमें क्या होता है, विद एक कर्व्ड ब्लेड, उसकी जो ब्लेड होती है वो एक तरह से क्या होती है, कर्व्ड होती है। कर्व्ड मतलब कैसी, थोड़ी सी एक तरह से हम कह सकते हैं कि ऐसी झुकी हुई होती है, ऐसे ये वाला पार्ट जो होता है वो क्या होता है, किसके अंदर जाता है, ये वाला जो पार्ट होता है आपका जाता है किसके अंदर, सॉइल के अंदर, है ना। सो कर्व्ड ब्लेड इसके अंदर होती है, यूज टू लूजन एंड टर्न द सॉइल, जिसका इस्तेमाल क्या करने में किया जाता है, सॉइल को लूज करने में, और साथ ही साथ सॉइल को टर्न करने में, ठीक है, पलटने में। उसके बाद आप देखेंगे कि इट कैन बी पुल्ड बाय एन एनिमल और ए ट्रैक्टर, ठीक है। इसको या तो एनिमल से पुल किया जा सकता है या फिर किससे, ट्रैक्टर से, है, दोनों तरह से। इन मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया प्लाउज आर स्टिल ड्रॉन बाय एनिमल्स, है ना। हमारे इंडिया के अंदर अभी भी जो है ज्यादातर जो जगहों पर प्लाउ जो है हम कह सकते हैं कि ड्राइव किया जाता है,
या उसको पुल किया जाता है, वो एनिमल से ही होता है ना। बैलों से ही जो है खेती करते हैं। किनके घर में बैलों से खेती होती है? कौन है यहाँ पर, कोई है? कोई भी नहीं है? ओके, सो ट्रैक्टर्स कैन बी यूज्ड only if the fields are large enough and the farmers uh, are rich enough to buy them। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि जिसका खेत बहुत बड़ा होगा और जिसके पास अच्छा खासा पैसा होगा, वही क्या करेगा, ट्रैक्टर को परचेज कर पाएगा, खरीद पाएगा, है ना। बाकी छोटे छोटे किसान जिनके पास खेत छोटे हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि जिनके पास पैसा नहीं है, वो क्या करेंगे, अपने बैलों से ही काम चलाएंगे, है ना। तो ये यहाँ तक चीजें समझ आ गई है? किसी को कोई कंफ्यूजन? आगे बढ़ सकते हैं। वेरी गुड। ओके, सो नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। चलो, सो प्लाउइंग लूजन्स द सॉइल एंड क्रिएट्स एयर स्पेसेस, है ना। प्लाउ करने से क्या हो जाता है, सॉइल क्या हो जाती है, लूज हो जाती है। हाँ, और साथ ही साथ क्रिएट्स एयर स्पेसेस, उसके बीच में क्या हो जाता है, कि एयर को एक तरह से हम कह सकते हैं कि एयर को एब्जॉर्ब करने के लिए स्पेसेस बन जाते हैं। क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही हमने देखा कि हमें क्या, प्लांट्स की अच्छी ग्रोथ के लिए उसको अच्छी जो है एयर की सप्लाई भी चाहिए होती है ना। सो इट ऑल्सो हेल्प द सॉइल रिमेन मॉइस्चर। इसके अलावा प्लाउइंग किस काम में भी हेल्प करती है, इस ये क्या करती है, जो मॉइस्चर होता है उसको रिटेन करने में हेल्प करती है। ठीक है, अगर क्या होगा कि मान लीजिए सॉइल अगर लूज नहीं है, तो लूज नहीं होगी तो क्या नहीं होगा, वाटर उसके अंदर अच्छे से नहीं जा पाएगा। और वाटर अगर अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा तो क्या नहीं हो पाएगा, कि वो ज्यादा टाइम तक जो है वाटर उसके अंदर रिटेन नहीं हो पाएगा। मतलब उसका मॉइस्चर जो है जल्दी ही जो जो एक तरह से सनलाइट होगा उससे जो है वो मॉइस्चर खत्म हो जाएगा। ठीक है, अगर सॉइल जो है अच्छी तरह से लूज की गई है, तो उसके अंदर जो वाटर होगा अच्छे से एब्जॉर्ब होगा और लंबे समय तक उसके अंदर मॉइस्चर रिटेन रहेगा। क्लियर है ये बात? ओके, नेक्स्ट वन इज द रूट्स ऑफ द प्लांट कैन पेनिट्रेट लूज सॉइल। जो एक तरह से जो रूट्स होते हैं प्लांट्स के, है ना, कैन पेनिट्रेट लूज सॉइल मोर इजीली, है ना। अब अगर सॉइल लूज होगी तो क्या होगा कि जो प्लांट्स के रूट हैं वो ज्यादा अंदर तक पेनिट्रेट कर पाएंगे, मतलब ज्यादा अंदर तक जा पाएंगे, है ना। हाँ, ज्यादा अच्छे से फैल पाएंगे। वेरी गुड। सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच रिसाइकल न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, ऑल्सो थ्राइव बेटर इन लूज सॉइल। अच्छा, उसके अलावा कुछ छोटे छोटे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी क्या करते हैं, मतलब जो प्लांट्स होते हैं उनको सॉइल के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको ब्रेक करके जो है प्रोवाइड करते हैं। सो ऐसे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो तभी अच्छी तरह से सरवाइव कर पाएंगे जब क्या होगा, सॉइल अच्छे से लूज होगी। क्लियर है? सॉइल अगर ठीक तरीके से लूज है तो उनके मतलब जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे, छोटे छोटे जो कीड़े होंगे जो प्लांट्स को हेल्प करते हैं, वो अच्छे से उनके अंदर रह पाएंगे, है ना। उसके अलावा आप देखेंगे, ऑल्सो थ्राइव बेटर इन लूज सॉइल, बिसाइड्स इट इज इजियर टू मिक्स मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स इनटू लूज सॉइल, है ना। ये जो है बहुत ही इजी होता है क्या करने के लिए, टू मिक्स मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स इनटू लूज सॉइल। ठीक है, जो मैन्योर्स वगैरह या फर्टिलाइजर्स होते हैं उसको लूज सॉइल में मिलाना क्या होता है, बहुत ही आसान होता है ना। मतलब एक तरह से अभी तक हमने क्या क्या चीजें देख ली है, कि प्लाऊ एक तो कैसे किया जाता है, मतलब प्लाऊ होता क्या है। प्लाऊ एक तरह से हम कह सकते हैं कि या तो वुड का बना हुआ या फिर जो है आयरन का बना हुआ एक कर्व्ड ब्लेड होता है, उसको या तो बैल खींचते हैं या फिर ट्रैक्टर उसको खींचता है ना।
और इसमें क्या करते हैं, एक तरह से हम कह सकते हैं कि प्लाउ करने से क्या हो जाती है, सॉइल लूज हो जाती है, एयर स्पेस बन जाते हैं, मॉइस्चर रिटेन अच्छे से हो पाता है, सॉइल जो प्लांट के रूट हैं वो अच्छी तरह से फैल पाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अच्छे से सरवाइव करते हैं जो कि न्यूट्रिएंट्स में हेल्प करते हैं, और फाइनली जो है मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स को मिक्स करना जो है लूज सॉइल में आसान हो जाता है ना। ठीक है, उसके बाद अब नेक्स्ट देखते हैं, क्योंकि अब प्लाउइंग की प्रोसेस में तीन प्रोसेस है, एक प्लाउइंग खुद, फिर लेवलिंग, देन मैन्योरिंग। तो लेवलिंग में क्या होगा, मैंने जैसे पहले भी बताया कि लेवलिंग का मतलब है कि जो सॉइल लूज हुई थी, बड़े बड़े जो इसके हम कह सकते हैं कि ढेले टाइप के जो टिल्स बन गए हैं, उनको जो है थोड़ा छोटा करने में और उसको बराबर करने में जो है ये क्या करती है, लेवलिंग हेल्प करती है। सो लेवलिंग आफ्टर आफ्टर प्लाउइंग the big chunks of the soil broken and the soil is pressed down lightly with a leveler। ठीक है, प्लाउइंग करने के बाद जो बड़े बड़े चंक्स हो जाते हैं, बड़े बड़े ढेले टाइप के जो निकल आते हैं सॉइल के, वो क्या करता है, उनको ब्रोक करता है या उनको तोड़ देता है, एंड द सॉइल इज प्रेस्ड डाउन लाइटली विद ए लेवलर। और वो आपने देखा होगा कि ट्रैक्टर के पीछे एक लंबा सा एक बहुत लंबा सा आप देखा होगा, ये ट्रैक्टर आप देख रहे हैं, इसके पीछे आप देख रहे हैं, ये पीछे एक लंबा सा जो या तो लकड़ी का बना हुआ होता है या लोहे का। हाँ, सो वो पीछे पीछे जो है चलते रहता है ताकि जो है सॉइल क्या हो जाए, लेवल हो जाए, है ना। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड लेवलिंग। हाँ, इट पैक्स इन लूज सॉइल। हाँ, इट पैक्स इन लूज सॉइल एंड प्रिवेंट सॉइल एरोजन। ठीक है, सो जो लूज सॉइल होती है उनको हल्का सा ये पैक कर देता है और सॉइल एरोजन को रोकता है। मान लीजिए कि अगर ज्यादा लूज होगी सॉइल तो बारिश की वजह से वो जो सॉइल है, छोटी छोटी सॉइल जो है वो क्या हो सकती है, बह के जा सकती है ना। तो मतलब उसका सॉइल का इरोजन हो सकता है, तो सॉइल के इरोजन को रोकने में लेवलिंग क्या करती है, हेल्प करती है। क्लियर है। इट हेल्प्स इट ऑल्सो हेल्प्स टू डिस्ट्रीब्यूट वाटर इवनली ओवर द फील्ड। ठीक है, अगर क्या नहीं होगा, अगर लेवलिंग नहीं होगी तो कहीं होगा, कहीं मिट्टी ज्यादा होगी, कहीं कम होगी, मतलब सब जगह बराबर नहीं होंगी, और उस वजह से जो वाटर होगा वो वाटर सभी जगह पर अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाएगा। तो लेवलिंग करने से क्या फायदा हो जाएगा कि सारी जो है सॉइल जो है बराबर हो जाएगी और पानी जो भी गिरेगा वो सब जगह बराबर तरीके से पहुंच पाएगा, है ना। If the soil is not leveled, water can accumulate in little pits. A leveler like a plow can be driven by animals or a tractor। ठीक है, सो लेवलर जो है जैसा कि प्लाउ की तरह ये भी जो है एनिमल से ड्राइव हो सकता है या फिर ट्रैक्टर से। ठीक है, सो ये थी आपकी लेवलिंग। अब उसके बाद आता है मैन्योरिंग। सम फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर आर एडेड बिफोर द सोइंग ऑफ सीड्स। ठीक है, बहुत सारे जो है फर्टिलाइजर्स और जो मैन्योर्स हैं आर एडेड बिफोर द सोइंग ऑफ सीड्स, है ना। सीड के जो है सो करने से पहले जो है इसको मिलाया जाता है, एंड सम लेटर, कुछ बाद में मिलाया जाता है। वी विल डिस्कस दिस अंडर सेपरेट सेक्शन। ठीक है, इनके बारे में हम थोड़ा बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट अभी के लिए आप समझें कि जो है फसल बोने से पहले कुछ मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स भी जो है ऐड किए जाते हैं। सो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल समझ आ गया सभी को। प्रेपरेशन ऑफ सॉइल में तीन स्टेप अपने डिस्कस कर लिए, सबसे पहले प्लाउइंग, देन लेबलिंग एंड देन मैन्योरिंग। ठीक है, सो अब आपके लिए कल नेक्स्ट क्लास के लिए होमवर्क क्या है, आप जो है ये लेबलिंग, सॉरी जो प्लाउइंग है, प्लाउइंग से रिलेटेड जो वेरी शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चंस बन सकते हैं उनके जो है क्वेश्चन फ्रेम करके आंसर जो है लिखने की कोशिश करें और मुझे जो है पोस्ट करेंगे फिर ग्रुप में। क्लियर है सभी को। मैं सारे का नहीं बोल रहा हूँ, सिर्फ क्या करेंगे आप प्लाउइंग वाले पार्ट के छोटे छोटे जो क्वेश्चन बन रहे हैं, 10 से कम 10 क्वेश्चंस, ये 10 क्वेश्चंस को आप जो है निकालेंगे और उसके आंसर जो है लिख करके जो है मुझे पोस्ट करेंगे। ओके, सो आज की क्लास के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं फिर। टिल देन। हाँ, बोलो बोलो बेटा। हाँ जी बोलिए। हाँ, जो मतलब इसमें क्वेश्चंस बन सकते हैं, जैसे एग्जांपल की लेवलिंग क्या होती है ना, लेवलिंग से क्या हेल्प मिलती है ना,
या फिर बिल्कुल बिल्कुल आप ये कोशिश करेंगे। ठीक है। हाँ जी। हाँ हाँ, क्वेश्चन और आंसर जो है दोनों आपको पोस्ट मुझे पोस्ट करने हैं। सो क्लियर है सभी को? मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।